कैसे हो बच्चों? क्लास 10th साइंस का 7वां लेसन चल रहा है, जिसके आज अपने पास 7वें एपिसोड 7वें पार्ट की बारी है। देखो, लेसन का नाम क्या था? लेसन का नाम था हमारे पास परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। तो अगर आप इसको देखो, जितने पीछे जो शुरू से लेसन देखता आ रहा है उसको ये पता लग गया है कि परमाणु सिद्धांत क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण भी हो गया कंप्लीट। अब क्या बच गया है? गुणधर्म। इसका मतलब है कि अब ये तीसरा भाग जो इस लेसन का है, जिसमें हम तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, ये एक टॉपिक रह गया है। तो इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो आपके पास टॉपिक का नाम है तत्वों के गुणों में आवर्तिता। क्या नाम है? गुणों में आवर्तिता। आवर्तिता, ठीक है, तत्वों के गुणों में आवर्तिता। इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझो। आपने जो लास्ट क्लासिफिकेशन किया, लास्ट जो वर्गीकरण किया तत्वों का, वो किस तरीके से किया है कि एक तो इस तरीके से आपने क्या बनाए बच्चों, वर्ग। एक आपने इस तरीके से क्या बनाए थे, आवर्त। ठीक है, तत्वों को एक तो ऐसे बांटा था, एक यूं बांटा था। ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां क्या कहलाती थी, वर्ग, और ये क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाती थी, आवर्त। वर्ग कितने होते थे, 18, और आवर्त कितने होते थे, 7। ये हम पढ़ चुके हैं। अब वो कहता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए, या फिर आवर्त में, ये क्या है, वर्ग, वर्ग में ऊपर से नीचे आए, या आवर्त में बाएं से दाएं जाए, बाएं से दाएं जाए, ये बाएं से दाएं ऐसे जाए, या वर्ग में ऊपर से नीचे आए। तो तत्वों के जो गुण है ना, तत्वों के गुणों में एक क्रमिक परिवर्तन आता है। क्रमिक परिवर्तन आता है। क्रमिक परिवर्तन आता है। क्रमिक परिवर्तन का क्या मतलब है कि जो, मान लो इसका मैं आकार पढ़ूं, तो वो क्रम से ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा तो लगातार बढ़ेगा, अगर घटेगा तो इस तरीके से लगातार घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपने गुणों का अध्ययन करें तो गुण जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाए या आवर्त में बाएं से दाएं जाए, तो उसमें जो परिवर्तन होगा, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, एक क्रमिक रूप से घटेगा और क्रमिक रूप से ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस क्रमिक रूप से गुणों में परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास टॉपिक की जो हेडिंग है वो समझ में आई कि अगर तत्वों के गुणों का अध्ययन अगर अपने करें, वर्ग में ऊपर से नीचे करेंगे, तो उसमें कोई भी गुण का अध्ययन करें, वो गुण क्रमिक रूप से घटेगा या बढ़ेगा। और इसी तरीके से आवर्त में अध्ययन करेंगे तो वो एक क्रम से ही घटेगा या क्रम से ही बढ़ेगा। इसी क्रमिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, गुणों में आवर्तिता कहते हैं। तो ये एक बात आपको समझ में आई। चलो, अब गुण, कौन कौन से गुणों का अध्ययन हम करेंगे? तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं पहले गुण क्या, वो उस गुण का नाम है परमाणु त्रिज्या। क्या है? परमाणु त्रिज्या, या इसको परमाणु आकार भी लिखा होता है, परमाणु आकार। ठीक है, आप समझे परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार होता क्या है। पहले अपने ये समझ लेते हैं होता क्या है। देखो, आपके पास परमाणु की संरचना बहुत पहले से सीखते आए हो आप। बीच में बच्चों क्या होता है, नाभिक। बाहर क्या होते हैं, कोश। ठीक है, अब जो सबसे बाहर वाला कोश है, मान लो ये सबसे बाहर वाला कोश ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है बाहर वाले कोश में। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी जो है ना, इसी को हम परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार के बारे में पता लगा? क्या करो आप कि किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी होगी ना, ये वाली जो दूरी है, उसी को हम परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहते हैं। ठीक है, तो एक कहानी आपको परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार समझ में आया। चलो, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहले तो आप यूं लिख लेंगे, किसी परमाणु में नाभिक व बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को, बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को
परमाणु त्रिज्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपके पास बात हुई बच्चों परमाणु त्रिज्या की। अब आप एक चीज और सीखो, परमाणु त्रिज्या आपको पता लग गई, फिर हमने पढ़ना है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो ये परमाणु त्रिज्या की परिभाषा आपको समझ में आ गई। मैं इसको साफ कर दूं। चलो अब अपने क्या करेंगे कि इसको परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला कारक मैं लिख रहा हूं बच्चों, पहला कारक है मेरे पास कि कोषों की संख्या, कोषों की संख्या, ठीक है। कोषों की संख्या किस तरीके से परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करती है? बिल्कुल सौखी सी बात है। देखो आपके पास ये एक परमाणु है जिसके अंदर ये नाभिक और इसके बाहर एक ही कोश है। दूसरा परमाणु ये है जिसमें नाभिक और इसके बाहर 2 कोश है। फिर तीसरा परमाणु है जिसमें नाभिक और बाहर 3 कोश है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी, नाभिक और बाहर वाला कोश यही है तो इतनी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितनी है? देखो इतनी है। इसकी त्रिज्या इतनी है। तो आप ऊपर से नीचे आ रहे, देखो पहले कोश 1 है तो त्रिज्या कम है, 2 है कोश तो त्रिज्या ज्यादा होगी, 3 है कोश तो त्रिज्या और ज्यादा होगी। तो आप ये समझ गए कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। इसका मतलब परमाणु त्रिज्या और कोषों की संख्या दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गए। ये जो निशान मैं ऐसे करके लगाता हूं ना, ये समानुपाती का होता है। समानुपाती का मतलब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। 1 कोष होगा तो त्रिज्या छोटी होगी, 2 कोष तो बड़ी, 3 तो बड़ी, और 4 लगा लो और बड़ी हो जाएगी, 5 कोष लगा लो और बड़ी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको ना एक जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं, इधर गौर करना बच्चों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं। ये तो आपको पता लग गया कोष बढ़ेंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, ये आपको दिख ही रहा है। लेकिन ये बात आप नोट करो कि कोई तत्व जिस आवर्त में उपस्थित होता है ना, कोई तत्व जिस आवर्त में उपस्थित होता है, आवर्त में उपस्थित होता है, उसके बाहर उतने ही कोष होते हैं, उसके बाहर उतने ही कोष होते हैं। ये बात आप सीख ले, ये बहुत जरूरी बात है। देखो जैसे मान लो आपने यूं बात करी थी इस तरीके से, पहला आपके पास जो वर्ग था उसके अंदर आप कहते थे हलीना की रब से फरियाद, ऐसे करते थे। ये वर्ग नंबर है 1 और आवर्त नंबर है ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देखें कि ये इस कौन से आवर्त में, ये क्या है? आवर्त संख्या। हाइड्रोजन कौन से आवर्त में उपस्थित है? पहले आवर्त में, तो इसके बारे एक ही कोष होगा, जितने आवर्त उतने ही कोष। ये कितने आवर्त में है? दूसरे में, तो इसके बारे कोष कितने होंगे बच्चों? 2। सौखा नहीं है क्या? सोडियम किस आवर्त में है? तीसरे में, तो इसके बारे कोष कितने होंगे? 3, 1 2 और 3। ये 5वें में है तो इसके बारे कितने कोष होंगे? 5 कोष होंगे। इस तरीके से ऐसे बढ़ाते जाओ, 5 कोष होंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कि कोई तत्व जिस आवर्त में उपस्थित है उसके बाहर उतने ही कोष होंगे, ठीक है। और एक और मुख्य पॉइंट समझ सीख लो, बहुत ही जबरदस्त बात सीखेंगे, इधर गौर करो कि अगर कोई तत्व हमारे पास, ये गौर करो, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं कि एक ही वर्ग, एक ही आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों के बाहर कोष संख्या समान होती है, कोष संख्या समान होती है। क्या मतलब कि जैसे ये तीसरे आवर्त में है सोडियम, तीसरे आवर्त में मैग्नीशियम भी तीसरे आवर्त में ही होता है, यूं जाता है इधर, मैग्नीशियम भी तीसरे आवर्त में होता है, एल्यूमिनियम भी तीसरे में होता है, सिलिकॉन भी तीसरे में होता है। तो इसका मतलब इन सब के बाहर, सोडियम के भी बाहर 3 कोष होंगे, मैग्नीशियम के बाहर भी 3 कोष होंगे, एल्यूमिनियम के भी, सिलिकॉन के भी। इसका मतलब एक आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों के बाहर कोषों की संख्या क्या होगी? समान। तो आप कोषों की संख्या वाली बात में 3 चीजें सीखे हैं। पहली चीज तो ये सीखे कि भाई जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी।
दूसरी बात आपने सीखी कि कोई परमाणु जिस आवर्त में उपस्थित है उसके बाहर उतने ही कोश होंगे। ठीक है। तीसरी बात आपने सीखी कि एक ही आवर्त में उपस्थित जितने भी तत्व होंगे उनके बाहर कोषों की संख्या क्या होगी बच्चों, एक समान होगी। ठीक है, तो ये एक चीज आपने सीख ली। चलो अब आप आओ नेक्स्ट, ये तीनों बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आओ आप परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक मैं आपको समझा रहा हूं। गौर करना बच्चों कि दूसरा कारक है, दूसरा कारक प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब पहले तो यह सीखो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है। देखो मैंने ये एक परमाणु बनाया, गौर करना बच्चों, ये एक परमाणु बनाया इस तरीके से, उसके नाभिक में क्या है, प्रोटॉन पड़े होते हैं, प्लस आवेश पड़ा होता है। नाभिक में क्या पड़ा होता है, प्लस आवेश। ठीक है, और इसके बाहर जो है, यहां पर बनाता हूं मैं, ये एक परमाणु है जिसके ये नाभिक है और इसके बाहर क्या पड़े हैं, इसके बाहर है कोश, इस तरीके से। ये इन कोशों में इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, ये नाभिक है, इन दोनों के बीच की दूरी ये क्या होगी, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब इस नाभिक पर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। प्लस माइनस को क्या करता है, आकर्षित। तो ये प्लस आवेश इस माइनस को अंदर की तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा बच्चों, अंदर की तरफ खींचेगा। और जिस आकर्षण बल से ये नाभिक इसको अंदर की, जितनी पावर से ये अंदर खींचेगा ना, उसी को ही हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, जितनी पावर से ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा, ये क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिकीय आवेश से ज्ञात किया जाता है। नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिकीय आवेश होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन। नाभिकीय आवेश किसके बराबर होता है, नाभिकीय आवेश बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है, कि किसी के का नाभिकीय आवेश क्या होगा, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। अब इसके नाभिक में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे, जैसे अगर मान लो मैं तीसरे आवर्त की बात करूं, तीसरे आवर्त में सबसे पहले तो तत्व जो उपस्थित है वो होता है सोडियम। कौन सा होता है, सोडियम, Na। इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, 11। ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को 11 से थोड़ा सा कम पावर से खींचेगा। आप इसको अगर मान लो 11 ही मानते हो, तो ये 11 की पावर से इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा। आप तीसरे आवर्त में इधर चलते जाओ, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे करते करते जो है आगे आता है क्लोरीन। क्लोरीन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है बच्चों, 17 प्लस 17। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, प्लस 17। अब इसके बाहर जो कोश होंगे, क्योंकि क्लोरीन भी तीसरे आवर्त का ही है, इसलिए इसके बाहर भी 3 ही कोश होंगे। देखो इसके बाहर कितने कोश, 1 2 3, और इसके बाहर कितने कोश, 1 2 3। ठीक है, इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बीच की दूरी, ये रही इसकी परमाणु त्रिज्या। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों, ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन हुए 11। ये क्लोरीन का परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक है 17, तो इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब ये तो 11 की पावर से इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और ये 17 की पावर से अंदर की तरफ खींच रहा है, तो इसकी पावर ज्यादा है ना खींचने की, तो ये अंदर की तरफ खींच लेगा, इसलिए आकार क्या हो जाएगा, संकुचित, इसलिए इसकी त्रिज्या हो जाएगी छोटी। इसका मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, त्रिज्या उतनी कम होगी। इसका 11 है तो इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसका 17 है तो इसकी त्रिज्या छोटी है। तो इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा तो त्रिज्या छोटी होगी। तो ये एक दूसरे की क्या हो गए बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को मैं निशान वही है, लेकिन 1 में करके त्रिज्या लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि नाभिक, प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या घटेगी। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का हमें पता कैसे लगेगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से पता लगेगा। और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा इसके परमाणु क्रमांक से। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो 11 से हमने 11 प्रोटॉन लिख दिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो 17 प्रोटॉन लिख दिए। अब इसका नाभिकीय आवेश 17 मान लिया हमने, मानना है, वैसे तो और चीजें आगे सीखोगे आप।
कि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश 17 से आएगा तो ये ज्यादा अंदर की तरफ खींचेगा, इसलिए आकार संकुचित हो जाएगा, त्रिज्या छोटी हो जाएगी। लेकिन इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, ये कम खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा और त्रिज्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा तो त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और आपको पता लगी गया कि नाभिकीय आवेश कब कैसे ज्ञात किया जाता है। ये ज्ञात किया जाता है बच्चों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से। ठीक है, और एक चीज, अब दो कारक हो गए, एक तो आपके पास हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश और एक हो गया कोषों की संख्या। आपको पता लग गया कि कोषों की संख्या तो क्या करती है, आकार बढ़ाती है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे आकार बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश आकार को घटाता है। ठीक है, अब जब किसी परमाणु के आकार की तुलना करनी होगी तो दोनों कारक लगाएंगे, दोनों में से प्रभाव जिसका ज्यादा होगा हम वही मानेंगे। ठीक है, तो अब अपने पास दो कारक हो गए। अब अपने देखते हैं कि परमाणु का आकार आवर्त और वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें सीखने के बाद में अब आप सीखने जा रहे हो बच्चों कि इधर गौर करो, अब आप सीखने जा रहे हो क्या, वर्ग में त्रिज्या का परिवर्तन। ठीक है, त्रिज्या का वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। वर्ग हमारे पास क्या है बच्चों, ये रहा वर्ग। ठीक है, वर्ग ये रहा। अब ये पहला वर्ग है, वर्ग नंबर है ये 1। ठीक है, 1 में ये आवर्त नंबर है, आवर्त नंबर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, इस तरीके 7 भी होगा। और तत्व आपको पता ही है कि है, ली, ना, की, रब, से फरियाद। ठीक है, FR 7वां फरियाद ये होता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि वर्ग है, वर्ग में कैसे अध्ययन करते हैं, ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं। अरे वर्ग में तो ऊपर से नीचे ही चलेंगे ना, और ऊपर से नीचे चलेंगे, बाएं से दाएं तो इधर तो कुछ है ही नहीं, वर्ग तो ये एक ही है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन पहले वर्ग के पहले आवर्त में उपस्थित है। ये एक आवर्त में है तो इसके बाहर कोष कितना है, 1। ये दूसरे आवर्त में है तो इसके बाहर 2 कोष कितने हैं, 2। ठीक है, ये चौथे में है तो इसके बाहर कोष कितने हैं, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, हालांकि इसका नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, इसका 3 होता है, इसका 1 होता है 3, फिर 11, इसका 19, इस तरीके से होता है। लेकिन नाभिकीय आवेश की तुलना में कोषों की संख्या का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए कोषों की संख्या क्या करती होती है, आकार बढ़ाती होती है। इसलिए हम कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। आपको पूछ ले कि इनको परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में लिखो, तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, हाइड्रोजन की, फिर किसकी होगी, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर अपने पास रुबिडियम की, फिर सीजियम की। ठीक है, तो इस तरीके से ये परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम होगा। ठीक है, ये जो ऐसा निशान लगाता हूं ना, इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, फिर सोडियम ज्यादा है लिथियम कम है, पोटेशियम ज्यादा है सोडियम कम है, रुबिडियम ज्यादा है पोटेशियम कम है। इस तरीके से ये परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बच्चों क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आपसे पूछ ले क्यों बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं, इधर गौर करो, नेक्स्ट आवर्त में परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है। वर्ग का तो समझ में आ गया, अब समझते हैं अपने कि आवर्त में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आवर्त में परिवर्तन, आवर्त में परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, क्या परिवर्तन होता है आवर्त में। एक आवर्त है, जैसे मैं तीसरा आवर्त ही बना रहा हूं, तीसरा आवर्त, तीसरे आवर्त में तत्व होते हैं, जैसे अपने पास पहले वर्ग में होता है सोडियम, दूसरे में होता है मैग्नीशियम, और फिर 13वें में होता है एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस,
इस तरीके से होता है, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आवर्त 3 है तो इसके बाहर कोष कितने होंगे, ये नाभिक, और इसके बाहर 1, 2 और 3, ये इसके बाहर 3 कोष होते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरे आवर्त में उपस्थित है तो इसकी परमाणु त्रिज्या ये होगी। ठीक है, लेकिन इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये इसका नाभिक बच्चों, प्रोटॉन इसके अंदर कितना है, रेड पेन से लिखता हूं मैं, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है 11, तो इसका प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 11। ठीक है, ये इसका है नाभिक, और इसके बाहर अब कोष है, कितने कोष होंगे, ये कौन से आवर्त में है, तीसरे में, तो इसके बाहर कितने कोष होंगे 3, ये लो 1, 2 और 3, तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, अब इधर आए तो यहां पर नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे 12, यहां पे नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे 13, मैं यहां पर इसको बढ़ा लेता हूं क्योंकि यहां पे एक को छोड़ के इसको बढ़ा लेता हूं, हालांकि इसको भी बढ़ा सकते हैं लेकिन यहां बढ़ा रहा हूं मैं एल्यूमिनियम को। इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों 13 प्रोटॉन होंगे, मतलब प्लस आवेश कितने होंगे 13, और इसके बाहर कोष कितने होंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम तीसरे आवर्त में है तो इसके बाहर कोष कितने होंगे 3 ही होंगे, ये लो मैंने बना लिया 1, 2 और 3, ये। ठीक है, इसकी परमाणु त्रिज्या ये है, अब इसकी परमाणु त्रिज्या ये है, इससे ये त्रिज्या कम हो गई। क्यों त्रिज्या कम हो गई, क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश 11 ही था, इसका कितना है 13, तो ये आकार को क्या करेगा अंदर खींच लेगा, इसलिए आकार इसका घट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आवर्त में ऐसे चलते हैं अपने, आवर्त में ऊपर से नीचे नहीं चलते, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो अपने कहेंगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है बच्चों, घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आप देखो कि इसका 11, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, ऐसे बाएं से दाएं जाओगे तो आकार घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी। क्यों, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए आकार बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बनाऊं भी, देखो अब मैं ये चीज सीख गया, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, अब मैं आपको एक इकट्ठा दोनों को संरचनाएं बना करके बताता हूं। देखो यहां पर आवर्त और वर्ग में जो परिवर्तन है दोनों को एक साथ बताता हूं मैं बच्चों, दोनों को एक साथ बताता हूं। इधर देखें क्या होगा कि जैसे मैं तीसरे आवर्त से शुरू कर रहा हूं, तीसरे आवर्त से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तीसरे आवर्त में यहां पर है मेरे पास सोडियम। ठीक है, सोडियम, फिर क्या आएगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। ठीक है, अगर इसका आकार है ये, ठीक है, पूरा सीधा आकार मैं बना रहा हूं, इसका आकार अगर ये है तो इसका आकार इससे थोड़ा छोटा होगा, इसका आकार और 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 छोटा होगा। यूं आकार इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी बच्चों, घटेगी। ठीक है, लेकिन आर्गन की जो ये लास्ट ना अक्रिय गैस है, ये कौन सा वर्ग आ गया, 18वां वर्ग आ गया। 18वें वर्ग में इसकी त्रिज्या इससे ऐसे बड़ी होगी, ये सबसे छोटी नहीं होगी। इनमें बाएं से दाएं जाने पर सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी, क्लोरीन की, आर्गन की छोटी नहीं होगी। क्यों, ये बात आप अभी याद रख लो, आगे जाकर के मैं सिखाऊंगा कि ये जो है ये क्या निकाली जाती है, इसकी वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्ञात की जाती है। अक्रिय गैसों की कौन सी त्रिज्या ज्ञात की जाती है बच्चों, वान डेर वाल्स त्रिज्या ज्ञात की जाती है, और वान डेर वाल्स त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है। इसलिए जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो आकार घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि इसके नाभिक में 11 प्लस था, इसके नाभिक में 12 प्लस था, इसका 13 प्लस था, इसका 14 प्लस था,
इसमें 15 प्लस था, इसमें 16 प्लस था, इसमें 17 प्लस था, इसमें हालांकि 18 प्लस था। आकार इसका छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये छोटा ना होकर के क्या हो जाता है, इससे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या कौन सी निकाली जाती है, वैन डर वाल्स त्रिज्या, और इनकी जो त्रिज्या निकाली जाती है वो सह संयोजक त्रिज्या निकाली जाती है। सह संयोजक त्रिज्या से वैन डर वाल्स त्रिज्या का मान बड़ा होता है। अभी आपको नहीं समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये मान लेना है कि आर्गन की त्रिज्या इससे बड़ी होती है, क्योंकि इसकी वैन डर वाल्स त्रिज्या ज्ञात की जाती है। ये तो अपने हो गए आवर्त में क्या जा रहे हैं अपने बच्चों, बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। अब अगर मैं इसी में ही सिखा दूं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं वर्ग में नीचे से आना शुरू कर दूं ऐसे, ठीक है, तो सोडियम के बाद कौन आता है, पोटेशियम। सोडियम के बाहर 3 कोष होते हैं, पोटेशियम में 4 कोष होंगे, इसलिए उसका आकार उससे बड़ा होगा, सोडियम से बड़ा होगा। फिर पोटेशियम के बाद कौन सा आता है, सोडियम पोटेशियम, फिर रुबिडियम। हलीना की रब से रुबिडियम का आकार और बड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद कोष 4 होंगे। ये देखो, ये चौथा आवर्त, ये 5वां आवर्त, ठीक है। तो इसमें कोषों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए जो है ये अपने पास क्या था, ये था, ये कौन था, सोडियम के बाद पोटेशियम, ये कौन था, रुबिडियम। इसके बाहर कोष कितने, 4, इसके बाहर कोष कितने, 5, तो इसलिए इसका आकार बढ़ रहा है। तो वर्ग में ऊपर आकार बढ़ रहा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घट रहा है, लेकिन आर्गन का सबसे कम नहीं होता, क्योंकि वैन डर वाल्स त्रिज्या ज्ञात की जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है बताने का बच्चों, ठीक है। तो ये एक चीज आपकी होगी कंप्लीट। चलो इसको मैं साफ कर रहा हूं, और इसके बाद एक लास्ट बात बता रहा हूं, आयनिक त्रिज्या। फिर त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना बच्चों, कमेंट में बताया भी करो कि क्या समझ में आ रहा है, और कोई लाइक लगा दिया करो। 10th वाले तो मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कोई कमेंट, कोई लाइक कुछ नहीं करते। आप अगर देख रहे हो तो आप जरूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करो, अच्छा बुरा कोई भी रिएक्ट करो, ऐसे नहीं कि देख करके छोड़ दिया बस, ठीक है, ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ रिएक्ट किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। नहीं तो कम से कम इतना कर दो कि 10वीं वाले अपना नाम लिख करके भेज दो कि सर मैं जो है 10वीं का फलानी जगह से हूं, मतलब अपना नाम, जैसे मैंने नाम बता दिया कि मेरा नाम राहुल है, नाम लिख दो राहुल, और गढ़साना से तो गढ़साना लिख दो, सूरतगढ़ से है तो सूरतगढ़ लिख दो, गंगानगर से है तो गंगानगर लिख दो, कहीं से भी है वो तो आगे उसकी जगह का नाम लिख दो। इतना कमेंट जरूर करना बच्चों आज। चलो अब मैं आपको एक सिखा रहा हूं, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है बच्चों, बहुत ही आसान काम है। आपके पास सोडियम क्या है, Na क्या है, परमाणु, और Na प्लस क्या है, आयन। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। Na क्या है, परमाणु, Na प्लस क्या है, आयन। इसी तरीके से Cl क्या है, परमाणु, Cl माइनस क्या है, आयन, ठीक है। आप ये देखो कि जो आपके पास परमाणु की संरचना होती है ना, वो इस तरीके से होती है कि नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। जैसे मान लो सोडियम की बात करूं तो 11 प्रोटॉन है, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 11 इलेक्ट्रॉन है। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, 2 पहले कोष में, 8 फिर दूसरे कोष में, 4 5 6 7 8, और 1 लास्ट कोष में। तो अंदर 11 प्रोटॉन, बाहर 11 इलेक्ट्रॉन, दोनों में आपस में रस्साकसी का खेल होता है, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो आकार बढ़ जाए, रस्सा बाहर की तरफ खींच जाएगा। अरे बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन, अंदर कौन है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो अगर बाहर वाले ज्यादा हो गए तो रस्सा बाहर चला जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो आकार बढ़ जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो आकार घट जाएगा। बस इतनी सी बात आपको सीखनी है। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो इसमें प्रोटॉन कितने बच्चों, 11, इलेक्ट्रॉन कितने, 11, इनमें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब Na प्लस में क्या हुआ, Na प्लस में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अरे प्लस कब बढ़ता है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 10। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर वाले 10 बच गए, अंदर वाले 11 हो गए, तो आकार क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा। आकार क्या हो जाएगा, छोटा। तो धनायन, इसको जो जिस पर प्लस होता है उसको हम क्या कहते हैं, धनायन। तो उदासीन परमाणु से उसके संगत धनायन का आकार छोटा होता है, ठीक है। आपसे पूछ ले क्यों,
क्योंकि आप कहोगे धनायन में प्रोटोनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। देखो प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, इसलिए आकार छोटा हो गया। ठीक है, और इसमें बराबर बराबर है, ये तो सही है, लेकिन इस तरह आने पर आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम रह गए। ये क्या है, उदासीन परमाणु। Cl क्या है, उदासीन परमाणु, और Cl माइनस क्या है, ऋणायन। ये क्या है, ऋणायन। अब इसमें देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 17। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। अब जब ये Cl माइनस बना, Cl से Cl माइनस कब होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ठीक है, तो अब प्रोटॉन कितने, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 17 थे, एक और ग्रहण कर लिया तो कितने हो गए, 18। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, बाहर वाले ज्यादा हो गए तो वो रस्सा बाहर खींच के ले जाएंगे, बाहर खींच के ले जाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जो किसी ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। प्रश्न ये आता है आपको पेपर में, किताब में आपको पेपर में प्रश्न दे रखा है, और बोर्ड में बहुत बार, 10वीं बोर्ड में बहुत बार ये प्रश्न आया है कि ऋणायन का आकार संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? तो आप कहोगे कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती है, इसलिए आकार बड़ा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि धनायन का आकार संगत उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्यों? तो आप कहोगे धनायन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपके पास दो चीजें हैं, धनायन का आकार छोटा होता है क्यों, ऋणायन का आकार बड़ा होता है क्यों। बड़ा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और धनायन का आकार छोटा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। ये एक दो चीजें और आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना कोई बच्चे, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन सिखा रहा हूं, गौर करो। अगर एक ही आवर्त के सारे परमाणु हैं, एक ही आवर्त के हैं, जैसे मेरे पास तीसरे आवर्त में बार बार लिख रहा हूं क्योंकि पेपर के लिहाज से तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो तीसरे आवर्त में आपके पास है सोडियम, ठीक है, सोडियम, और फिर मैग्नीशियम, फिर आपके पास एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, तो ये सारे के सारे चल रहे हैं। अब फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, इस तरीके से ये रहता है। इसके इधर चाहे आपने ले लो नियोन, Ne, ठीक है, नियोन और ले लो Ne। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे ही। ये आर्गन छोड़ दो एक बार, ये। अब नियोन पर कोई आवेश नहीं होता, सोडियम पर आवेश होता है +1, मैग्नीशियम पर होता है +2, एल्यूमिनियम पर होता है +3, सिलिकॉन पर +4, फास्फोरस पर, ये एक बार जो है ना अपने यहां तक ले लो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे बड़ा आकार किसका है, ठीक है, सबसे बड़ा आकार किसका है, तो सबसे बड़ा आकार होगा बच्चों जो उदासीन, जिस पर कोई आवेश नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे प्लस बढ़ता जाता है वैसे वैसे तो आकार क्या होता जाता है, छोटा। मैंने अभी बताया था धनायन का आकार छोटा होता है, तो किसी पर जितना ज्यादा प्लस होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। अब इस पर 4 प्लस है तो इसका आकार सबसे छोटा है, और इस पर कुछ नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो इसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके साथ एक F माइनस और ले लूं, F माइनस और ले लूं, तो इसका आकार इन सबसे बड़ा हो जाएगा, इन सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है। अगर मैं और ऋणायन बढ़ा दूं, O -2 कर दिया तो माइनस ज्यादा बढ़ गया, तो इसका आकार इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और मैं ले लूं नाइट्रोजन -3, तो इस पर माइनस सबसे ज्यादा है, तो इसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो ये चीज आप सीखेंगे बच्चों कि देखो कि पहले जिन पर प्लस वाले हैं उनका आकार छोटा होगा, जिन पर जितना ज्यादा प्लस है उसका आकार सबसे छोटा होगा, और जिस पर उदासीन है वो इनसे तो बड़ा होगा। जैसे अगर मान लो इसका बढ़ता क्रम बढ़ाऊं तो सबसे छोटा आकार किसका बन गया बच्चों, Si+4 का आकार सबसे छोटा हो गया। फिर किसका हो गया, Al+3 का, क्योंकि प्लस वालों का आकार छोटा ही है। इसके बाद कौन आ गया, Mg+2, फिर कौन आ गया, Na+। अब प्लस प्लस वाले हो गए, उसके बाद कौन आएगा, जो उदासीन है, उदासीन कौन सा बैठा है, नियोन। ठीक है, उसके बाद माइनस वाले में पहले 1 माइनस वाला, फिर 2 माइनस वाला, फिर 3 माइनस वाला। तो जितने ज्यादा माइनस होंगे आकार उतना ही ज्यादा होगा, जितने ज्यादा प्लस होंगे आकार उतना ही छोटा होगा।
ठीक है, तो ये जो है कंपटीशन में जो आप रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आज क्या परमाणु त्रिज्या टॉपिक 1 मैंने गुण पढ़ा दिया। ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको आयनन एंथैल्पी। तो आज की बात यहीं खत्म होती है बच्चों, कल पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी। गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।